हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप तक ये न्यूज़ पहुंची गई होगी, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ आर्टिकल है कि सेंट्रल एशिया के एक देश में जिसका नाम है कजाकिस्तान, वहाँ पे भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, जिसके कारण सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, आपातकाल के ऑर्डर दे दिए इमरजेंसी के। और दोस्तों इसी के साथ साथ सरकार ने शूट टू किल के ऑर्डर दे दिए, जैसे कि अल जजीरा और स्काई न्यूज़ का न्यूज़ आर्टिकल है। कजाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस टू शूट टू किल प्रोटेस्टर्स विदाउट एनी वार्निंग। सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है, अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो उसे सीधा गोली मारने के आदेश दे दिए विदाउट एनी वार्निंग। और दोस्तों इससे हुआ क्या, अभी तक 164 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 3 बच्चे हैं और 10 से ज़्यादा पुलिस के अधिकारी हैं। और दोस्तों 5800 लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों अभी 300 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। तो दोस्तों जानेंगे इस पूरे केस के बारे में, पूरे मामले के बारे में, पूरा मामला है क्या और सरकार ने क्यों ऐसे ऑर्डर दिए हैं और कजाकिस्तान में लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो पूरे इस केस के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल है कि कजाकिस्तान के बॉर्डर से कितने देश के बॉर्डर शेयर होते हैं, A3, B4, C5, D6। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो वीडियो के अंत में आप इसका आंसर ढूंढेंगे। तो दोस्तों आपके मन में प्रश्न होगा कि कजाकिस्तान में ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, वहाँ की सरकार एक निर्णय लेती है, एक डिसीजन लेती है, जिसके कारण जो फ्यूल के जो प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसी को देखते हुए, और दोस्तों पहले आपको बता दूं मैं कि 70 से 90% कजाकिस्तान की जनता एलपीजी का प्रयोग करती है व्हीकल्स में। जो व्हीकल्स वो चलाते हैं, जो व्हीकल्स को उपयोग करते हैं किसी काम के लिए, उसमें 70 से 90% जनता एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग करती है। और दोस्तों वहाँ की सरकार ने अभी तक एक प्राइस कैप लगा रखी थी इस एलपीजी पे और फ्यूल प्राइसेस पे, जिसके हटते ही 1 जनवरी को वो फ्यूल के जो प्राइसेस हैं, बेसिकली एलपीजी के जो प्राइसेस हैं वो डबल से ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण जो वहाँ की जनता का गुस्सा है वो निकल आता है बाहर। हाँ तो दोस्तों होता क्या, ट्यूसडे नाइट को 1 जनवरी की रात तक 5000 लोगों के करीब लोग सड़कों पे आ जाते हैं। और दोस्तों बुधवार की रात तक देखा जाता है जो पूरी कंट्री में सरकार इंटरनेट को ऑफ कर देती है, शट ऑफ कर देती है, जिससे कि उनके पास जो मैसेज करने के जो ऐप होते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप्स हो गए, वो अनअवेलेबल हो जाते हैं, वो वेंट ऑफ हो जाते हैं। तो दोस्तों और ये भी देखा जाता है सेवरल टीवी चैनल्स को भी बंद कर दिया जाता है, डार्क कर दिया जाता है। तो दोस्तों जो लोगों का जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, जो अलग अलग शहरों में इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जो तरीका और माध्यम होता है वो बंद हो जाता है। सरकार का कहना होता है कि जिससे कि ये जो मैसेज है वो एक ही शहर तक सीमित रह जाए, वो दूसरे शहरों में भी ना पहुँच पाए। तो दोस्तों देखा ही जाता है कि लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है और ये जो प्रोटेस्ट है वो अलमाटी से निकल के देश के अलग अलग शहरों में पहुंच जाता है। तो दोस्तों आपको इस देश के बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि ये वन ऑफ द 5 कंट्री है जो कि यूएसएसआर से 1991 में जो कि टूट के आज़ाद हुई थी, इंडिपेंडेंस इसने प्राप्त की थी 1991 में। और दोस्तों ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंट्रल एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट और वेल्थिएस्ट कंट्री है। और दोस्तों इस देश पे आरोप भी लगता रहा है, इस देश की जनता लगाती रही है कि यहाँ पे जो सरकार बैठी है, देश में जो कुछ टाइकून्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं मिडिल क्लास के, उनको क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार जो है वो इनको उसका मालिक बना देते हैं और जो गरीब जनता है वो गरीब की गरीबी अभी तक रही हुई है, इसमें वह सरकार को दोषी ठहराते हैं। अब दुनिया के लिए देश मैटर क्यों करता है, इसकी जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस देश के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि ये देश रशिया और चाइना की बॉर्डर को शेयर करता है। और दोस्तों रशिया और चाइना के साथ साथ 3 अदर जो सोवियत यूनियन जो रिपब्लिक्स थे, जो पहले जो सोवियत यूनियन के पार्ट्स थे, उनकी भी बॉर्डर को टच करता है। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द सेंट्रल एशिया, रिच हाइड्रोकार्बन एंड मेटल डिपॉजिट्स। और दोस्तों इसकी आज़ादी के बाद अभी तक देखा गया है कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की इस देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। एंड इट लिंक्स द लार्जेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग मार्केट ऑफ चाइना, चाइना के लिए सबसे उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है ये। एंड साउथ एशिया विद दोस ऑफ रशिया एंड यूरोप बाय रोड्स, रेल एंड पोर्ट्स ऑफ द कैस्पियन सी। और दोस्तों ये चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है उसका भी ये एक ट्रेड प्रोजेक्ट है। और दोस्तों कजाकिस्तान दुनिया का ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ द यूरेनियम। और दोस्तों देखा यह गया है कि जब से इस देश में आगजनी हुई तब से 8% का जंप आ रखा है इन द प्राइसेस ऑफ मेटल के जो प्राइसेस है और फ्यूल के जो प्राइसेस है उसमें 8% की बढ़ोतरी आ रखी है अभी तक। और दोस्तों यह देश 9वां सबसे बड़ा दुनिया का ऑयल एक्सपोर्टर है और 10वां सबसे बड़ा है जो कोयल को प्रोड्यूस करता है।
और दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट माइनर ऑफ द बिटकॉइन आफ्टर यूएस। तो दोस्तों यूएस के बाद सेकंड बिगेस्ट दूसरा सबसे बड़ा देश है जो कि बिटकॉइन को माइन करता है। तो दोस्तों कजाकिस्तान में मेन पॉलिटिकल प्लेयर कौन है? तो दोस्तों वहाँ पे नूर सुल्ताना नज़रबायेव जो कि 81 साल के होते हैं और वो प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन दे देते हैं 2019 में। और दोस्त नूर सुल्ताना जो है वो 1989 से कजाकिस्तान को लीड कर रहे होते हैं सेंट्रल एशिया में, तब कि जब कजाकिस्तान यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। अब दोस्तों ये रिज़ाइन करने के बाद चीफ ऑफ पावर सिक्योरिटी काउंसिल की पोस्ट को धारण कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है तब के जो अपर हाउस के पार्लियामेंट के स्पीकर होते हैं और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उनको ये पोस्ट दे देते हैं जिनका नाम है टोकायेव। जो करियर डिप्लोमेट होते हैं कसम जोमा टोकायेव जो कि 68 ईयर्स के होते हैं, 68 साल के होते हैं, उनको ये प्रेसिडेंट की पोस्ट दे देते हैं 2019 में। और दोस्तों जब नागरिकों का जब गुस्सा बढ़ता है कि जो टोकायेव जो है एक ये कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं, इनके पीछे जो मेन पावर जो है जिसके पास है वो अभी भी नूर सुल्ताना ही है जिनके पास मेन पॉलिटिकल पावर है। तो दोस्तों जब नागरिकों का गुस्सा बढ़ता है तब टोकायेव नूर सुल्ताना को अपनी पोस्ट से, जो कि चीफ ऑफ द पावर सिक्योरिटी काउंसिल की पोस्ट पे होते हैं, उनको पोस्ट से फायर कर देते हैं, निकाल देते हैं। और दोस्तों जो उनकी जो नेफ्यू होती है उन समत अबीस जो कि सेकंड इन कमांड ऑफ द सिक्योरिटी पुलिस पोस्ट पे होती है, उनको भी अपनी पोस्ट से हटा देते हैं। अब दोस्तों वहाँ की सरकार एमरजेंसी डिक्लेयर क्यों करती है? तो दोस्तों देखा ही जाता है वेडनेसडे तक जो प्रोटेस्टर्स होते हैं इन एलमाटी कजाकिस्तान की जो लार्जेस्ट सिटी है उसको स्टॉर्म कर देते हैं, स्टॉर्म करते सिटी हॉल को एंड सेवरल अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द सीजर ऑफ द मेयर्स बिल्डिंग। मेयर्स बिल्डिंग होते हैं उसको सीज कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं और उस बिल्डिंग में आग लगा देते हैं। एक पुलिस ऑफिसर होते हैं इन अलमाइटी जो कहते हैं कि थर्सडे तक डजन ऑफ प्रोटेस्टर्स वर किल्ड इन द अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। गवर्नमेंट बिल्डिंग को आग लगाते हैं, उसमें से जो कई जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो भी कई मरते हैं। एटलीस्ट डजन ऑफ पुलिस ऑफिसर वर ऑल्सो, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो उनमें से भी कई लोग मारे जाते हैं। और दोस्तों जो टोकायेव होते हैं वो वेडनेसडे तक देखते हैं कुछ मैक्सिमम टफ एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद देखा जाता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो एलमेटी का जो एयरपोर्ट है उस पर भी अपना कंट्रोल कर लेते हैं। और दोस्तों ये देखते हुए वहाँ के जो प्रेसिडेंट है टोकायेव वो अपील करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रीटी है जो कि सेंट्रल एशिया और ना रशिया के बीच में है, जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, जिसको हम CSTO ट्रीटी कहते हैं, जो कि मॉस्को लेड मिलिट्री अलायंस है जो कि कंट्री में इंटरवेन करता है। और जो टोकायेव होते हैं वो, और दोस्तों ये दावा करते हैं जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं कंट्री में वो इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि बाहर से पैसा लेके यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे आगजनी फैला रहे हैं। और दोस्तों वहाँ के प्रेसिडेंट टोकायेव क्या करते हैं 19 जनवरी तक इमरजेंसी की घोषणा करते हैं इन द नूर सुल्तान रीजन, एलमाटी रीजन और भी कुछ शहरों में वो इमरजेंसी के ऑर्डर देते हैं। दोस्तों जो प्रोटेस्ट होता है वो एलमेटी से शुरू होकर देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाता है। अब देखिए कितने हिस्सों में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी। और दोस्तों अगर कजाकिस्तान के बारे में देखा जाए 170 बिलियन US$ की इनकी GDP है और 8.5 इनका इन्फ्लेशन रेट है और इनकी जो पॉपुलेशन है वो 19 मिलियन के आसपास है, जो कि 1,90,00,000 के आसपास है। तो दोस्तों वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनकी कुछ डिमांडें होती है, वो अपनी डिमांड कुछ इस प्रकार रखते हैं। जो फर्स्ट डिमांड होती है वो कहते हैं गवर्नमेंट में चेंज लाना चाहिए राइट अवे, इसी टाइम गवर्नमेंट में कुछ चेंज लाना चाहिए। और सेकंड डिमांड इज़ दैट लोकल गवर्नर शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड, लोकल गवर्नर को इलेक्ट करना चाहिए। और थर्ड डिमांड जो होती है जो 1993 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट की कुछ टर्म्स एंड हिज पावर वर लिमिटेड। जो प्रेसिडेंट की पावर्स और जो उसकी टर्म्स होती है वो एक लिमिटेड टाइम तक रहनी चाहिए, अनलिमिटेड टाइम तक नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों जो इन चौथी डिमांड होती है जो कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो इन्होंने केस किए हैं उनको अभी रद्द किया जाए। अब दोस्तों इंडिया के लिए कैसे चिंता का विषय है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि 2022 की रिपब्लिक डे पे इंडिया ने 2022 की रिपब्लिक डे पे सेंट्रल एशिया के 5 देशों को इन्वाइट कर रखा है। अब दोस्तों देखा ही जा रहा है कि सेंट्रल एशिया का जो सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, उसमें जो अनरेस्ट हुआ है उसकी वजह से वहाँ के प्रेसिडेंट क्या इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, क्या देश में आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए जैसे कि दोस्तों द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल है 5 सेंट्रल एशियन लीडर्स इन्वाइटेड एज आर डे रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। अब दोस्तों देखना ये होगा कि ये रिपब्लिक डे पे प्रेजेंट होंगे या नहीं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका आंसर है सी, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना और रशिया, इन 5 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक्स।